हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज सरावगी और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एमटीपी सेट 2 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एज यू नो कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 2022 के लिए एमटीपी सेट 2 इश्यू कर दिए हैं। तो ये है मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सिलेबस 2016 का पेपर नंबर 8 जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता है और उसका सेट 2। सेट 1 का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है, आप देख सकते हो। पेपर नंबर 8 का जो सेट 2 इंस्टीट्यूट ने इश्यू करा है वो आज हम यहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पेपर जो एमटीपी सेट 2 रखा है, पैटर्न बिल्कुल सेम है जो सेट 1 का था। इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि सर हमारे एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगेन एक बार मैं गो थ्रू कर दूं, ओवरव्यू दे दूं। सर 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर का पेपर। पार्ट 1 जो है वो 25 मार्क्स का है जिसमें 10 एमसीक्यू है, 5 मैच द फॉलोइंग है, 5 ट्रू फॉल्स है और 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। और इसके बाद 7 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इसका मतलब 2 क्वेश्चन की अपने को पूरी पूरी यहां पे भी चॉइस मिलती जा रही है। सर पहला क्वेश्चन 25 नंबर का होगा और उसके बाद 5 क्वेश्चन अपने को 15-15 नंबर के अटेम्प्ट करने हैं। और इसमें भी आप देखोगे हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2-2 पार्ट है। पहला पार्ट 8 मार्क्स का है और दूसरा पार्ट 7 मार्क्स का है। आगे भी कुछ इसी तरीके के हैं। 3A में 6 मार्क्स करके फिर जो बी पार्ट है वो 9 नंबर का रख दिया। 4A जो है वो 8 नंबर का रख के फिर 4B 7 मार्क्स का रख दिया। मतलब इंटरनल वेटेज में चेंज हो सकती है थोड़ी बहुत। 5A जो है वो 8 नंबर का रखा तो B फिर 7 मार्क्स का रख दिया। 6A 8 नंबर का तो B आपका 7 मार्क्स का हो गया। 7A 8 नंबर का तो B 7 मार्क्स का हो गया। मतलब मेनली तो यही है कि A पार्ट 8 नंबर का है, B पार्ट 7 मार्क्स का है। बस केवल और केवल एक क्वेश्चन में 6 और 9 करा है और लास्ट क्वेश्चन जो है वो तो थियोरेटिकल शॉर्ट नोट आता ही है। और मैं हमेशा बच्चों को ये सजेस्ट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करो, पूरा करना ही है, वो तो कंपलसरी है 25 मार्क्स का। उसके अलावा प्रैक्टिकल मैक्सिमम जहां देखने को मिल रहे हैं वो करो। क्वेश्चन नंबर 8 केवल तब करो जब आपको प्रैक्टिकल ना आता हो। एक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलता है पार्ट ए। अगर पॉसिबल हो आपको बाकी पार्ट्स अगर अच्छे से आते हैं तो 3 का जो ए पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 3 है जिसमें थ्योरी है, वो स्किप करने की कोशिश करो। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं आता है तो आप थ्योरी के लिए ऑफकोर्स जा सकते हो। चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि एमटीपी सीरीज 1 जो थी, सेट 1 जो थे, वो मैंने ऑलरेडी सारे के सारे अपलोड कर दिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, कॉस्ट एफएम तीनों अपलोड कर दिए। तो अब हम आपके लिए सेट 2 लेकर आ रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद ओएमएसएम और कॉस्ट एफएम भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सर ए पॉइंट कहते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर। एग्जाम में ध्यान रखना, पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन साफ साफ बोलता है रोमन और अल्फाबेट लिख दो। मतलब आपको अगर 1 का आंसर देना है तो आप सिंपल क्या करना, 1 लिखना और उसके आगे उसका आंसर लिख देना, जो भी आपका आंसर होगा उसके अकॉर्डिंगली। बस इतना इतना ही आपको करके आना है। 2 लिख देना, फिर उसका जो भी आंसर होगा वो मेंशन कर देना। इस तरीके से प्रेजेंट करना है। सर पहला, ब्लैंक इज ए सेगमेंट ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट सिस्टम एंड सर्विसेज। सर वो सेंटर कौन सा सेंटर है जो कि प्रोडक्शन सेल दोनों से रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट सेंटर तो केवल कॉस्ट के लिए होता है। प्रॉफिट सेंटर जो होता है उसको सेल से भी मतलब होता है, कॉस्ट से भी मतलब होता है। सर्विस कॉस्ट सेंटर को केवल सर्विस से मतलब होता है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अपने आप में अलग होता है। तो सर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट सेंटर इसका आंसर है। थ्योरी क्वेश्चंस है। थ्योरी क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो इजीली कर सकते हो, नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। सेकंड पॉइंट, ब्लैंक इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फोरगोन by adopting a particular strategy or employing resource in specific manner. So this is the definition of opportunity cost. B will be your correct answer. Third, blank is a quantitative record of receipt, issue and closing balance of item of store. केवल quantitative, सर बिन कार्ड होता है क्योंकि स्टोर लेजर के अंदर तो अमाउंट भी होती है। Fourth, the blank is an analytical method of stock control which aims at concentrating efforts on those items
where attention is needed most. Sir, ABC analysis is an analytical method of stock control which aims at concentrating efforts on those items where attention is needed most. A will be your correct answer. Point number 5, idle time is time spent by workers in office, time spent by workers on their job, time spent by workers in factory, time spent by workers off their work. ऑफ का मतलब होता है जब वो काम नहीं कर रहा होता. सर आइडल टाइम वो टाइम होता है जब वर्कर काम नहीं कर रहा होता. नेक्स्ट 6, ब्लैंक आर दोज which vary in total direct proportion to the volume of output and these cost per unit remain relatively constant with changes in production. सर वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट के प्रोपोर्शन में चेंज होती है और पर यूनिट अगर आप देखोगे तो वो कांस्टेंट रहती है. तो इसका जो आंसर है दैट विल बी बी, वेरिएबल ओवरहेड. नेक्स्ट 7th, when the amount of overhead absorbed is less than the amount of overhead incurred. सर अगर absorbed amount कम है तो that is known as under absorption, that is known as B, under absorption of overhead. Next 8th, CAS 13 stands for, सर cost accounting standard 13 जो है वो है cost of service cost center का. D will be your correct answer. Interest and financing charges 17 होता है, employee cost 7 होता है, joint cost 19 होता है. Next 9th, which of the following item is not included in preparation of cost sheet? Purchase return सर परचेज में से माइनस हो जाता है, सेल कमीशन सेलिंग ओवरहेड का पार्ट होता है, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट पेड जो है वो कॉस्ट शीट में नहीं आता. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. और लास्ट एमसीक्यू है, कॉस्ट प्राइस इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ डी एस्केलेशन, एस्केलेशन, ऑल ऑफ द अबव, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है वो फिक्स नहीं होता. डी एस्केलेशन हो चाहे एस्केलेशन हो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस तो फिक्स होता ही है. हाँ उसमें एस्केलेशन या डी एस्केलेशन बाद में देखने को मिल सकता है. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो ये 10 एमसीक्यू हैं जो आप देख सकते हो थ्योरेटिकल बेसिस पे है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एमसीक्यू थ्योरी क्वेश्चन जरूर है. बट अगर आपने कहीं से भी वीडियोस लियो, क्लासेस करी हो, फेस टू फेस की हो, वीडियोस करी हो, अगर हमसे आपने करी है तो ये सारी की सारी चीजें बेसिक जो होता है किसी भी चैप्टर का उसके अंदर डिस्कशन आ जाता है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. और इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो ICMAI ने बिट क्वेश्चंस की बुकलेट इश्यू करी हुई है और वो बिट क्वेश्चन की बुकलेट का पूरा सॉल्यूशन जो है वो हमने हमारे चैनल यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. सर नेक्स्ट बी जो है वो है मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम 1 with the most appropriate statement in column 2. सर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक नंबर के 5 है जिसको हमने मैच करना है. हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए टेलीग्राम चैनल के थ्रू. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है मैंने. तो अगर आप में से कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, वैसे तो देखो इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, बट फिर भी कुछ चैप्टर्स के टेस्ट अभी भी बाकी है. तो अगर आप वो टेस्ट देना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी किस दिन कौन सा टेस्ट होगा और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे अपलोड कर देते हैं. चलिए, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम लिखा हुआ है कॉलम 1 में, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, अब नॉर्मली लॉसेज ट्रांसफर टू है. कॉलम 2 में है टोटल सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट सेल. सर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को आप मैच कर सकते हो ए के साथ. डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सर ये फॉर्मूला है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट यूनिट निकालने का, इन डिफरेंस पॉइंट इन यूनिट्स का, तो इसको आप मैच कर सकते हो बी के साथ. नेक्स्ट है सी में ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कंज्यूम जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो 1 को आप मैच कर सकते हो सी के साथ. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सर इसको आप मैच कर सकते हो डी के साथ. और अब नॉर्मल लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो 5 को आप मैच कर सकते हो ई के साथ. नेक्स्ट सी. अगर आप ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो और ग्रुप 2 की क्लासेस लेना चाहते हो, अभी आपके एग्जाम में 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक एग्जाम है. अगर आप केवल ग्रुप 1 देने जा रहे हो और ग्रुप 2 की क्लासेस के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो हमारा अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है जिसमें आप
कोई भी सब्जेक्ट सीए में इंटर का अगर एक सब्जेक्ट लेते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट 4000 में अवेलेबल है, और अगर आप पूरा का पूरा ग्रुप लेते हो तो 14,400 में पूरा का पूरा ग्रुप अवेलेबल है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है। पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर वर्क इन प्रोग्रेस को आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैसे वैल्यू कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ सेल्स तो बहुत बाद में आती है, जबकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट पे डालना होता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू होता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड should have minimum 3 eminent practicing member of the Institute of Cost Accountant of India। सर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, तो this statement is also false। Cash discount are generally included completely in cost। सर cash discount is the excludable item जो cost sheet में नहीं आता, तो ये false है। ये कहता है completely include होता है। और तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, ये कॉपी पेस्ट हो गए गलती से, तो तीसरा false है तो चौथा भी false होगा। नेक्स्ट है, फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस। सर बिल्कुल फाइनेंस कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां से हो गया? नहीं होता डायरेक्ट एक्सपेंस, तो दिस इज ट्रू। और लास्ट है, स्लो मूविंग मटेरियल हैव ए स्लो टर्नओवर रेशियो। सर बिल्कुल जिसका कम टर्नओवर होता है हम कहते हैं स्लो मूविंग है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। और इसके बाद गिवन आपके पास डी में 5 फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के लिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो हम बनाते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, शोज द पर यूनिट कॉस्ट एलिमेंट वाइज। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बनाते हो प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो वहां पे आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट अलग अलग दिखाते हो, मतलब एलिमेंट वाइज शो करते हो। सेकंड, गुड्स रिसीव्ड नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द। गुड्स रिसीव्ड नोट कौन प्रिपेयर करता है? सर रिसीविंग डिपार्टमेंट। जो गुड्स रिसीव करता है वो डिपार्टमेंट बनाता है, तो गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट। केवल रिसीविंग डिपार्टमेंट लिख सकते हो या फिर गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट लिख सकते हो। थर्ड, ब्लैंक कॉस्ट आर हिस्टोरिकल कॉस्ट विच आर इनकर्ड इन द पास्ट। सर संक कॉस्ट जो होती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है जो पास्ट में इनकर होती है, जिसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज भी नहीं किया जाता, संक कॉस्ट। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द, यहां पे ये छोटा सा ब्लैंक है, ध्यान देना जो दिख नहीं रहा। मार्जिनल कॉस्ट इज द ब्लैंक ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन। सर मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर ब्रेक इवन, ओवर कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स। सर सेल जितनी ज्यादा होती है कंट्रीब्यूशन से, अगर मैं कहूं 100 रुपए की सेल है और कंट्रीब्यूशन अगर मेरा 40 रुपए है, तो 60 रुपए वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कंट्रीब्यूशन, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग, वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो सिंपल हम कहना चाह रहे हैं कि भाई सेल्स जितना कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है वो मार्जिनल कॉस्ट दैट इज ब्रेक इवन को इंडिकेट करता है, तो एक्सेस आएगा इस ब्लैंक में। और लास्ट है, वेज शीट इज प्रिपेयर्ड बाय विच डिपार्टमेंट। तो सर वेजेस की जो शीट बनाई जाती है वो बनाता है पेरोल डिपार्टमेंट। वेज शीट को पेरोल शीट भी तो बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसको पेरोल डिपार्टमेंट बनाता है, इस वजह से उसको पेरोल शीट भी बोल देते हैं। तो ये 25 नंबर के बोनस है, मैं कहूंगा अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये 25 में से 25 नंबर आप लेकर आ सकते हो। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 नंबर भी लेकर आ सकते हो। 95 मार्क्स हमारे स्टूडेंट के आए हुए हैं, बट टारगेट अब यही है कि 95 से ऊपर कौन लेकर आए, तो बस उसी की सर्च में है हम। हो सकता है आप में से ही कोई लेकर आए। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 जो है डिस्क्रिप्टिव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक इसमें कवरेज है, मतलब 7 मार्क्स की कवरेज है। तो 5 जो क्वेश्चन है वो अपने को अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 2 क्वेश्चन के आप स्किप कर सकते हो। मैं तो यहां पे आपको सारे क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट एग्जाम में आपको केवल 7 में से 5 अटेम्प्ट करके आने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज 15 नंबर की है। और इस सीक्वेंस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका जो ए पार्ट है सर वो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में से है। एमवीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए स्पेशल प्रोडक्ट। एक कंपनी है जो स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है विच रिक्वायर्स एबीबी, मतलब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती होगी उसके लिए हमें एबीबी की जरूरत है। इसका मतलब एबीबी इज द मटेरियल कंपोनेंट।
द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर कलेक्टेड फॉर द ईयर 2021-22। हमारे पास मंथली डिमांड है जेड की। ध्यान देना, ये मेरे पास मंथली डिमांड किसकी गिवन है? सर मेरे पास मंथली डिमांड गिवन है जेड की, जबकि मेरे मटेरियल का नाम क्या है? मेरे मटेरियल का नाम एबीबी है। इसका मतलब जेड जो है वो आपका प्रोडक्ट वगैरह रहा होगा। 6500 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है 500 ओ। रीऑर्डर पीरियड दे दिया 5 से 8 वीक। मिनिमम 5 हो जाएगा, मैक्सिमम 8 हो जाएगा। कॉस्ट पर यूनिट 50 है, कैरिंग कॉस्ट है 10%, तो कैरिंग कॉस्ट आपका 5 रुपए आ जाएगा। नॉर्मल यूसेज आप करते हो 500 यूनिट पर वीक एवरेज। मिनिमम यूसेज 250 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम 750 यूनिट पर वीक है। क्वेश्चन की डिमांड है रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक और एवरेज स्टॉक लेवल निकाल के देना है। सर रीऑर्डर क्वांटिटी कह दो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह दो, एक ही बात है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको यहां पे दिखा देता हूं। सर रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइडेड बाई सी, और पूरा का पूरा फॉर्मूला अंडर रूट में चलता है हमारा 2 इंटू। यहां पे ध्यान देना, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट में 6500 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते हैं, लेकिन ये डिमांड मटेरियल की नहीं होती। मटेरियल की डिमांड इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉर्मल यूसेज का सहारा लेना पड़ता है कि सर हमारा जो एवरेज कंजम्पशन है वो अगर 500 यूनिट है और पर वीक 500 यूनिट पर वीक है, तो पूरे वीक होते हैं 52 इन ए ईयर। तो जब 500 इंटू 52 करोगे तब जाके आपको यहां पे 26,000 एनुअल रिक्वायरमेंट पता चलेगी। इंटू ओ, सर ओ है यहां पे 500 रुपए और सी है 5 रुपए, सी है 5 रुपए। तो अकॉर्डिंगली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सर ये आएगा 2280 यूनिट्स। यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती ये करते हैं 6500 इंटू 12 कर देते हैं, वो गलत होगा। इसके बाद सिंपल सिंपल फॉर्मूले यूज कर लो। रीऑर्डर लेवल पूछा है, सर रीऑर्डर लेवल होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजम्पशन गिवन है, मैक्सिमम कंजम्पशन 750 है और मैक्सिमम पीरियड है 8, तो 750 इंटू 8 विल बी योर रीऑर्डर लेवल, 6000 आ जाएगा यूनिट्स। तो थर्ड आपसे पूछा है क्वेश्चन ने मिनिमम स्टॉक लेवल। सर मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल 6000 माइनस एवरेज कंजम्पशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है 500 इंटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो अगर आपके पास मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 8 है, तो एवरेज निकालना है तो 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कर लोगे, आपको एवरेज पता चल जाएगा। सर ये आ जाएगा 2750 यूनिट्स। फोर्थ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल के देना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी जो आपने 2280 निकाला, माइनस होता है मिनिमम कंजम्पशन जो कि 250 है और मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 5, तो 250 इंटू 5। अकॉर्डिंगली आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा 7030 यूनिट्स। और लास्टली अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन में डिमांड है एवरेज स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने मिनिमम निकाल लिया, मैक्सिमम निकाल लिया, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। ये आ जाएगा 4890 यूनिट्स। ये सेकंड क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1A का आंसर है। 8 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में अच्छे से फॉर्मूले वगैरह भी दिखाना, मैं तो आपको जस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस वजह से फॉर्मूले मैंने प्रॉपर नहीं लिखे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आता है ओवरहेड के चैप्टर में से, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट जो हम डिस्कस करते हैं उसका क्वेश्चन है। कहते हैं इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एबीसी लिमिटेड द मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल मशीन्स मेंड बाय 6 ऑपरेटर। मशीनें 8 हैं, 6 ऑपरेटर इस पे देखभाल करते हैं। द मशीन्स नीड एन ऑपरेटर होली वार्निंग ऑन देम, जो भी लिखा हुआ है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 12 लाख। मशीनों की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 मशीनों की जो कॉस्ट है वो 12 लाख रुपए है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू ए 6 मंथली पीरियड
एंड एंड 31 दिसंबर 2018 कहते हैं नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ 208 घंटे हमारे पास नॉर्मली एक महीने में अवेलेबल होते हैं। अब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स पर मंथ 18 घंटे ऐसे हैं पर मंथ जिसके लिए वर्कर अब्सेंट है और आप पेमेंट भी नहीं करते। लीव विद पे आवर्स पर मंथ 20 घंटे ऐसे हैं जिसमें वर्कर छुट्टी पे रहेगा लेकिन आप पेमेंट करते हो उसके लिए। और नॉर्मल आइडल टाइम है 10 घंटे पर मंथ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स 200 रुपए, मतलब 200 रुपए आप पे करते हो 8 घंटे के लिए, तो सर 200 रुपए अगर 8 घंटे के लिए पे करते हो तो 25 रुपए पर आवर का रेट है। प्रोडक्शन बोनस आप दोगे 25% वेजेस का, जो भी वेजेस होगी उसका 25%। पावर एंड फ्यूल 20,000, सुपरविजन 10,000, इलेक्ट्रिसिटी 6,000। एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑन, ये ईयरली बेसिस पे है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपको लिखना है 5% वैल्यू ऑफ मशीन का, इंश्योरेंस 72,000, डेप्रिशिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 28,000, एलोकेटेड जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस 85,000। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट ए कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर द मशीन शॉप। सर अगर इसकी भी मैं आपको एक बार रफली कैलकुलेशन दिखा दूं तो ये 1B है। इसमें सबसे पहले तो अगर मैं आवर्स की कैलकुलेशन आपको दिखा दूं तो देखो यहां पे सबसे पहला कंफ्यूजन जो क्वेश्चन में ये है, क्वेश्चन ने बोला है नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ 208 है, ये नहीं बताया ये एक ऑपरेटर के हैं या फिर सारे ऑपरेटर के हैं। तो इसमें आप अज्यूम कर सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है भाई 8 घंटे के लिए 200 रुपए पे करते हैं, इसका मतलब एक वर्कर 8 घंटे, एक वर्कर 8 घंटे, तो एक वर्कर अगर 8 घंटे की बात करूं तो सर सारे के सारे वर्कर्स तो होना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे वर्कर तो फिर एक दिन में ही 48 घंटे काम कर देते हैं, 6 ऑपरेटर है तो फिर 200 घंटे तो क्या 4-5 दिन थोड़ी ना वर्किंग करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो आपके पास पर ऑपरेटर गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे कैलकुलेशन दिखा सकते हो जो नॉर्मल आवर्स है। सर नॉर्मल आवर्स क्वेश्चन ने बोला है 208 है, 6 ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं तो 208 इंटू 6 1248, लेकिन ये पर मंथ है, ऊपर 6 मंथली पीरियड की बात चल रही थी तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ भी कर लो, तो सर ये आ जाएगा 7488। ये नॉर्मल आवर्स है। सर क्वेश्चन ने कहा है कि 18 घंटे ऐसे हैं पर मंथ जिसके लिए पेमेंट नहीं करते, तो माइनस अब्सेंटिज्म विदाउट पे, मतलब इसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, वर्कर को पेमेंट नहीं मिलेगा विदाउट पे। कितने घंटे हैं सर, ये 18 घंटे हैं पर मंथ, 18 घंटे पर मंथ पर ऑपरेटर ही एज्यूम करूंगा, फिर जब अजम्पशन लेनी है इसको अगर पर ऑपरेटर एज्यूम करूंगा तो सबको ही पर ऑपरेटर लेना पड़ेगा। फिर 18 इंटू 6 ऑपरेटर और 6 महीने, तो सर 18 इंटू 6 इंटू 648 आवर्स, क्योंकि 18 घंटे एक वर्कर का एब्सेंट होना कोई मैटर नहीं करता, अगर वो 2.5 दिन भी छुट्टी ले लेगा पूरे महीने में तो भी 648 आवर्स बन जाते हैं। तो ये पेड आवर्स है, मतलब इतने घंटों के लिए आपको पेमेंट करना है। तो 6840 आवर्स के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सर कुछ ऐसे भी टाइम है, लीव है जो वर्कर ले लेगा जिसके लिए पेमेंट जाएगा, लीव विद पे 20 घंटे है, लीव विद पे 20 आवर्स है, तो 20 घंटे 6 ऑपरेटर 6 महीने, तो सर 20 इंटू 6 इंटू 6 720, और साथ में एक नॉर्मल आइडल टाइम भी है, वो भी तो हम माइनस कर देते हैं जब लास्ट में मशीन आवर्स से डिवाइड करने की बात आती है, और सर वो है 10 घंटे, तो 10 इंटू 6 इंटू 6 सर 360 घंटे। इसका मतलब इफेक्टिव जो वर्किंग होगी फैक्ट्री में वो होगी आपकी 5760 आवर्स। सर ये इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है। अब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लो, रफली दिखाऊंगा। सर 12 लाख रुपए की मशीनें हैं, 12 लाख रुपए की मशीनें हैं और 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रीशिएशन है। मैं ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आपके सामने रख रहा हूं मशीन का, क्लियर कर देता हूं। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है ये 8 मशीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से है,
और 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमारे पास मशीनें हैं 8 और यहां पे 6 मंथली पीरियड की बात की थी, तो 6 महीने का डेटा मैं ले रहा हूं। सर 12 लाख रुपए का 10%, डेप्रीशिएशन की अगर आप बात करोगे तो 12 लाख रुपए का 10%, लेकिन सर ये पूरे साल के खर्चे हैं नीचे जो गिवन है, क्वेश्चन का ये ईयरली खर्चे हैं, तो हम 6 महीने का अगर ले रहे हैं तो सर 6 महीने का 60,000 रुपए आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आगे चलता हूं, वेजेस की बात करता हूं ऑपरेटर की। सर 25 रुपए पर आवर का रेट है, 25 रुपए पर आवर का रेट है, और पेड आवर जो है वो 6,840 है। तो सर 25 रुपए पर आवर है तो 6,840 घंटों के लिए आपको वेजेस पता चल जाएगी 1,71,000। इसके बाद प्रोडक्शन बोनस 25% देना है वेजेस का। सर प्रोडक्शन बोनस अगर 1,71,000 रुपए की वेजेस है तो इसका 25% आप बोनस दे दो, 42750। इसके बाद पावर एंड फ्यूल लिख दो 20,000 रुपए का, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। सुपरविजन 10,000 लिख दो, इलेक्ट्रिसिटी 6,000 रुपए लिख दो। मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मेनली मेरा पर्पज आपको सॉल्यूशन देना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 5% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। 12 लाख रुपए की मशीन है, इसका 5%, लेकिन ये ईयरली वाले खर्चों में है तो 6 महीने का ले लो, 30,000 रुपए। इसके बाद इंश्योरेंस है 72,000, पूरे साल का है सर, आधा कर दो, 36,000 ले लो। इसके बाद डेप्रीशिएशन हो गया, अदर फैक्ट्री एक्सपेंस 28,000 रुपए है, आधा कर दो, 14,000। और अलोकेटेड जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस 85,000 है, इसको भी आधा कर दो, 42,500। सर सबका टोटल कर लो, आपको आपकी कॉस्ट पता चल जाएगी। $4,32,250। और सर इसको डिवाइड किया जाता है इफेक्टिव आवर्स से, और जो कि आपने कैलकुलेट किए हैं 5760 आवर्स। अकॉर्डिंगली आपको यहां पे आपका मशीन आवर रेट पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मे भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। राउंड ऑफ में ये 75 रुपए आ रहा है, 75 रुपए पर आवर मशीन आवर रेट राउंड ऑफ में आपका कैलकुलेट होके आ रहा है। तो ये 7 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ए इजी था, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कह सकता हूं मैं, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे कई बार आवर्स वगैरह की कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। कई बार बच्चे क्या है, ध्यान से पढ़ते नहीं है कि ये ईयरली खर्चे हैं, तो उनमें गलती हो जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं थोड़े से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट अगर मैं बात करूं तो थ्योरी है सर 6 नंबर का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो है प्रोडक्शन ओवरहेड का। प्रोडक्शन ओवरहेड के कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे आपको शॉर्ट नोट मेंशन करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में से ही करवा देता हूं, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली अपने स्टडी मटेरियल में से भी देख सकते हो। सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पे शॉर्ट नोट पूछा है, वेटेज क्या है, वेटेज है इसकी 6 नंबर की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड। तो सबसे पहली ये लाइनें तो ऑलमोस्ट सेम सी लिखी हुई होती है स्टैंडर्ड में, कहते हैं दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द, इसका नाम लिखना होता है सिंपली प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, ये लिख देना। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव लिख देना,
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग, ये ऑब्जेक्टिव हर एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सेम होता है, ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। स्कोप लिख देना, दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट्स which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of production or operation overhead including those requiring attestation। और इसके बाद ये डिस्क्लोजर के पॉइंट्स हैं इसमें 7, तो इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आप मेंशन कर देना। मतलब 6 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रो में एक लाइन लिखना, ऑब्जेक्टिव लिखना, स्कोप लिखना और डिस्क्लोजर में जो 7 पॉइंट है इनमें से कोई भी 5 पॉइंट आप मेंशन कर देना। अगर आप सही लिखोगे एग्जामिनर 6 में से 6 नंबर देने को मजबूर होगा। द कॉस्ट स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग, द बेसिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आप सबको पता है कि ओवरहेड में हम अपने जो खर्चे होते हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका बेसिस अपने को लिखना होता है, तो वो बेसिस की बात चल रही है। सेकंड, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर फॉरेन एक्सचेंज में आपके कोई ओवरहेड के खर्चे हुए ये वाले, वो अलग से डिस्क्लोज करने। तीसरा, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू रिसोर्सेज रिसीव्ड फ्रॉम और सप्लाइड टू रिलेटेड पार्टीज, अगर कोई रिलेटेड पार्टी से आपको कोई भी रिसोर्स रिसीव हुए जिसके लिए ओवरहेड के खर्चे हुए हैं, वो आपको अलग से शो करने। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट में दिखाते हो ना, आपकी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन अलग से डिस्क्लोज किया जाता है, सेम कहानी यहां पे भी है। नेक्स्ट, कोई भी सब्सिडी मिली हो, कोई ग्रांट मिल गई हो, कोई इंसेंटिव और एनी अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर रिसीव्ड और रिकवरेबल रिड्यूस्ड फ्रॉम प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, कहीं से भी अगर आपको कोई इंसेंटिव मिल गया, ग्रांट मिल गई, सब्सिडी मिल गई जिसकी वजह से आपका खर्चा कम हो गया, उस ग्रांट सब्सिडी को अलग से डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा क्रेडिट और रिकवरीज रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, अगर कोई ऐसा प्रोडक्शन और ओवरहेड का खर्चा है जो आप कहीं से रिकवर कर लोगे, तो वो आप यहां पे अलग से मेंशन करना। एनी अबनॉर्मल कॉस्ट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, कोई पेनल्टीज लाइक अगर खर्चा है वो अलग से शो करना। और एनी अनअब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन और ऑपरेशन ओवरहेड, मतलब अंडर अब्जॉर्प्शन अगर किसी भी ओवरहेड का है, अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, उसको अलग से डिस्क्लोज करना है। 6 नंबर के लिए सफिशिएंट है और इजी से पॉइंट्स हैं, आप इजीली कर सकते हो। बाकी मेरा तो सजेशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर दो अगर आपको प्रैक्टिकल सारा का सारा आता है तो। इसके बाद इसके साथ 9 नंबर का एक रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन अटैच कर रहा है। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डेटा है। मटेरियल कंज्यूम 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस 30 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 16 लाख, एडमिन ओवरहेड 7 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 9,60,000, बेड डेट से 80,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 40,000 है, लीगल चार्जेस है 10,000, क्रेडिट साइड का आइटम हो गया डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट साइड आइटम, सेल क्रेडिट साइड आइटम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है। तो आप इजीली इसके बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनेंशियल का बना सकते हो। अब कहते हैं जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कंजम्पशन जो है वो 56 लाख है। फाइनेंशियल में ये 50 लाख थी जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ये 56 लाख है, तो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा लिख रहे हो। फैक्ट्री ओवरहेड आपको कॉस्टिंग में 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट लिखना है। एडमिन ओवरहेड आपको कॉस्टिंग में 6 रुपए पर यूनिट लिखना है प्रोडक्शन का से, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड लिखना है। और क्वेश्चन कहता है रिकंसाइल करके दो। ये जो क्वेश्चन है सेम फिगर के साथ आपके स्टडी मटेरियल में है। ये क्वेश्चन सेम फिगर्स के साथ सब कुछ सेम आपके स्टडी मटेरियल में है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में से ही करवाता हूं। आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 247 है जिसपे आपको इस क्वेश्चन का फाइनेंशियल का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा। सिंपल अगर मैं कहूं क्या करना है सर, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से लेकर लीगल चार्जेस तक के सारे आइटम आप डेबिट साइड में डाल दिए। इसके बाद जितने भी आइटम है वो सारे के सारे क्रेडिट साइड है। डिविडेंड रिसीव्ड से लेकर सारे आइटम क्रेडिट साइड में डाल दो, सारे क्रेडिट आइटम। अकॉर्डिंगली आपको आपका यहां पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 12,90,000 रुपए का। अब क्वेश्चन कहता है कॉस्टिंग में कुछ चेंजेस है जिसमें आपको मटेरियल 56 लाख लेना है। तो आप जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो
तो सर मटेरियल 56 लाख लिखना है। इसके अलावा मटेरियल के बाद सीधा सीधा फैक्ट्री ओवरहेड तो नहीं लिख दूंगा, वेजेस वगैरह भी लिखूंगा, तो डायरेक्ट वेजेस आप 30 लाख रुपए सीधा सीधा फाइनेंशियल वाला ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में केवल और केवल वो फिगर अलग लिखी जाती है जिसके लिए क्वेश्चन ने अलग से बोला है, बाकी फिगर सेम कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट लेना है, तो ये दोनों का जो टोटल है वो 86 लाख आपका प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, तो इसका 20% आप फैक्ट्री ओवरहेड लिख दोगे, फैक्ट्री ओवरहेड लिख दोगे। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि एडमिन ओवरहेड आपको 6 रुपए पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लेना है, लेकिन सर एडमिन ओवरहेड से पहले अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट शीट जब आप बनाते हो तो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट हो जाता है, तो आप करोगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2,40,000 इसमें से माइनस, ये टोटल आ गया था इसका 1,03,20,000, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर दिया, तो ये आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। सर फैक्ट्री कॉस्ट में हम एडमिन ओवरहेड ऐड करते हैं और क्वेश्चन ने कहा है कि एडमिन ओवरहेड आप 6 रुपए पर यूनिट डाल देना। अब नंबर ऑफ यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो सर ओपनिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में था नहीं था, सेल करिए 1,20,000, फिर भी आपके पास 4,000 क्लोजिंग स्टॉक में बच गई, इसका मतलब 1,24,000 यूनिट आपने बनाई है, तो 1,24,000 इंटू 6 ये आपका एडमिन ओवरहेड आ जाएगा। तो एडमिन ओवरहेड जैसे ही ऐड करते हो आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पहुंच जाते हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो क्वेश्चन में है नहीं, और माइनस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,08,24,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1,24,000 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट है हमारी 4,000, तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू पता चल जाएगी, अकॉर्डिंगली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दो, जो क्वेश्चन है 8 रुपए पर यूनिट सोल्ड करिए 1,20 तो 1,20,000 इंटू 8 9,60,000। सेल लिख दोगे क्रेडिट साइड में तो आपको आपका प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाएगा 565 161। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट आया वो आया 12,90,000, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है 565 161, हमें इसको रिकंसाइल करना है, तो रिकंसिलिएशन में हम यहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में से कोई भी प्रॉफिट पहले ले सकते हैं, यहां पे प्रॉफिट है, इस पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिया है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिख लो। अब आप एक एक आइटम चेक कर लो कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो सबसे पहले मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम लिखी हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया 6 लाख से, तो 6 लाख रुपए माइनस कर दो, 6 लाख रुपए माइनस कर दो, लेस कर दो ओवर रिकवरी ऑफ मटेरियल के नाम से 6 लाख रुपए। इसके बाद जो कॉस्टिंग पीएल था उसमें डायरेक्ट वेजेस तो सेम पिक करा था, प्राइम कॉस्ट तो टोटल होता है, फैक्ट्री ओवरहेड 17,20,000 है और यहां पे ये 16 लाख है, इसका मतलब फाइनेंशियल में आपने 1,60,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कम लिखा जिससे प्रॉफिट बढ़ गया, कम कर दो 1,60,000 माइनस कर दो, 1,60,000 माइनस कर दो, 1,60,000 आई थिंक डिफरेंस है, 16 लाख और 17,20, अच्छा 1,20,000 माइनस कर दो, 1,20,000 ओवर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग माइनस कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम अगर मैं देखता हूं तो सर ये फैक्ट्री कॉस्ट टोटल है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पिक करा है, ये फैक्ट्री कॉस्ट भी टोटल है। एडमिन ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग में 744 है जबकि यहां पे 7 लाख ही है, मतलब 44,000 रुपए कम लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया, तो 44,000 माइनस कर दो, 44,000 माइनस कर दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट में से। आगे सर इसके अलावा एडमिन ओवरहेड हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल है, क्लोजिंग स्टॉक 349,161 है और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 है। सर क्लोजिंग स्टॉक 349,161 माइनस यहां पे है 3,20,000। सर क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कम है, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है वहां पे प्रॉफिट कम रह जाता है तो उसको बढ़ाना पड़ता है, तो 29,161 का जो डिफरेंस है वो ऐड कर दो। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, सेलिंग ओवरहेड आप देखोगे 960 ही कॉस्ट अकाउंटिंग में है और 960 ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी है, तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेल तो दोनों जगह सेम है ही। इसके अलावा जो भी डेबिट साइड आइटम है
उन खर्चों को आप ऐड बैक कर लो, बैड डेट्स ऐड बैक कर लो 80,000 का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 40,000 का ऐड बैक कर लो, लीगल चार्जेस 10,000 का ऐड बैक कर लो। तो सर तीनों को एक साथ ही ऐड कर दिए, 80 40 10, 1,30,000। सिमिलरली क्रेडिट साइड के जो भी आइटम है उनको लेस कर दो। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये दोनों आप 1,20,000 रुपए माइनस कर दो यहाँ पे। अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रॉफिट मैच हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से आपके एमटीपी में रखा है, 9 नंबर की वेटेज है, और रिकॉन्सिलिएशन ऑलमोस्ट हर बारी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता भी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 बनाया गया था। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। ए 8 नंबर की वेटेज के साथ और बी आपकी 7 मार्क्स की वेटेज के साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 ए जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। कई बुक्स में ये जॉब कॉस्टिंग में डाला हुआ होता है, तो कई बुक्स में ये टॉपिक इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो ओवरहेड के चैप्टर में डाले हुए होते हैं। हमने इसको ओवरहेड में कवर किया हुआ है। आपके स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल में आई थिंक इस तरीके का क्वेश्चन आपके देखने को नहीं मिलता, बट एमटीपी में इन्होंने दिया है, इसको कवर करते हैं। इन द करंट क्वार्टर XYZ कंपनी हैज अंडरटेकन 2 जॉब्स। द डेटा रिलेटिंग टू दीज जॉब्स आर एज अंडर। 2 जॉब है, जॉब ए और जॉब बी, दोनों का सेलिंग प्राइस गिवन है। साथ में ध्यान देना, कहते हैं प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑन कॉस्ट। जॉब ए में आपका कॉस्ट पे 8% का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये 1,07,325 जो है वो आपका 108% को इंडिकेट करता है। तो अगर आप यहां पे कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जाओगे टोटल, तो सर 1,07,325 डिवाइडेड बाई 108% कर दोगे तो आपको जॉब ए की कॉस्ट पता चल जाएगी 99,375, और जॉब बी है 1,57,920 जिसमें 12% का प्रॉफिट है कॉस्ट पे, तो ये 112% ऑन कॉस्ट है, तो डिवाइडेड बाई 112% कर दोगे तो 1,41,000 आपको आपकी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का खर्चा बताया हुआ है, तो दोनों को ऐड करके आप प्राइम कॉस्ट इजीली निकाल सकते हो। देन क्वेश्चन कहता है इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस। कितना परसेंट वो नहीं बताया, कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड हम डायरेक्ट वेजेस का कुछ परसेंटेज लेते हैं। सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ परसेंटेज लेते हैं, कितना परसेंट नहीं बताया। द कंपनी हैज रिसीव्ड ए न्यू ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए सिमिलर जॉब and the estimate of direct material and direct wages relating to the new order are 75,000 and 50,000 respectively। अब इसी तरीके की एक जॉब का नया ऑर्डर रिसीव हुआ है कंपनी को, जिसमें मटेरियल लेबर तो इनको पता है 75,000 और 50,000 लगना है। प्रॉफिट लेगी कंपनी इस पे 20% ऑन सेल। क्वेश्चन की डिमांड है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, पहली रिक्वायरमेंट है रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड टू बी चार्ज। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड एज परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस है, कितना परसेंट है वो जानना चाह रहे हैं, रेट जानना चाहते हैं। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड कितना परसेंट है फैक्ट्री कॉस्ट का, वो जानना चाहते हैं। तो सर इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 4A है। देखो सिंपली हमें क्या पता है, सर हमें ये पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्राइम कॉस्ट। अगर मैं यहां पे इनका एडिशन कर दूं तो प्राइम कॉस्ट पता चल जाएगा 37,500 प्लस 30,000 67,500 और 54,000 प्लस 42,000 सर 96,000। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होना है, सेलिंग एंड एडमिन ऐड होना है, तो सर टोटल कॉस्ट बन जाएगी। ऐसा ही कुछ है। तो अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो सर 67,500, पहले जॉब ए की इक्वेशन बना रहा हूं, 67,500 प्राइम कॉस्ट है, प्लस इस प्राइम कॉस्ट में ऐड होना है फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन ने कहा है फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस का परसेंटेज है, बट कितना मुझे नहीं पता, मैं एक्स मान लेता हूं, और डायरेक्ट वेजेस किसकी 30,000 है, तो इसका मतलब 30,000 का x परसेंट दैट इज 30,000 x। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का जो टोटल है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। प्लस क्वेश्चन कहता है सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का परसेंटेज होता है, मतलब क्वेश्चन कहता है कि ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है आपकी 67,500 प्लस 30,000 x, इसका कुछ परसेंटेज
सेलिंग एंड एडमिन होता है, कितना परसेंट मेरे को नहीं पता, मैं वाई मान लेता हूं। तो ये हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस सेलिंग एंड एडमिन। तो इसका जो टोटल है वो अपने को पता है 99375 है। सर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और ओपन करके लिख देता हूं, 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस 67,500 वाई प्लस 30,000 एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 99375। ऐसा ही कुछ है। सिमिलर तरीके से आप दूसरी इक्वेशन बना लो जॉब बी के लिए। सर प्राइम कॉस्ट है 96,000 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेस का परसेंटेज होता है, वेजेस है यहां पे 42,000, तो 42,000 एक्स प्लस इन दोनों का टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बनेगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट का y परसेंटेज दैट विल बी योर सेलिंग एंड एडमिन। और सर इसका जो टोटल है वो है 1,41,000। इसको भी थोड़ा खोल के लिख देता हूं, 96,000 प्लस 42,000 एक्स प्लस 96,000 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई इज इक्वल टू 1,41,000। सर ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख देता हूं, 67,500 प्लस 30,000 एक्स प्लस 67,500 वाई प्लस 30,000 एक्स वाई इज इक्वल टू 99375। सर अपने को करना क्या पड़ेगा, अपने को x और y जो है इसमें से कैंसिल करना पड़ेगा। आप देखोगे x और xy की वैल्यू सेम चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, 42,000 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, नहीं तो और ज्यादा सिंपल कर देता हूं, चलो 30,000 को 42,000 बनाना है। सिंपल सी बात यह कि 30,000 को सर 42,000 बनाना है, क्योंकि 30,000 को 42,000 बनाऊंगा तो ये 42,000 एक्स और ये 42,000 एक्स वाई आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर जो नीचे वाली इक्वेशन है दिस वन 99375 वाली, अगर इसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा। सर जब मैं इसको 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 67,500 इंटू 1.4, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है 94,500 प्लस 42,000 एक्स प्लस 67,500 इंटू 1.4 94,500 वाई प्लस 42,000 एक्स वाई इज इक्वल टू 99375 इंटू 1.4 139 125। अब अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए, एक बार स्किप कर दो, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दो, तो सर 96,000 माइनस 94,500 1,500 ये कैंसिल हो गया, प्लस 1,500 वाई ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1,41,000 माइनस 139 125 1875। तो सर यहां से आपको y पता चल जाएगा, कितना y आ जाएगा 1875 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 1500। सर y आ गया 0.25। 0.25 का मतलब है 25%। 25%। अब किसी भी इक्वेशन में आप y 25% डाल के x की वैल्यू निकाल लो। किसी भी इक्वेशन में, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इसी में मैं वैल्यू डालता हूं 25% y की, तो सर 67,500 प्लस 30,000 x प्लस ओपन वाली इक्वेशन लिख रहा हूं 67,500 y, सर y है 25% प्लस 30,000 x 25%।
इज इक्वल टू 99375। तो ये हो जाएगा आपका 30,000x प्लस 7,500x इज इक्वल टू 99375 माइनस 67,500 माइनस 67,500 का 25% 16875। तो सर यहां से आपको आपका x पता चल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था। सर ये आएगा आपका 0.6666 मतलब 2/3 66.66% आ रहा है। तो इसका मतलब ये है वाई हमने एज्यूम करा था सेलिंग एंड एडमिन, तो सेलिंग एंड एडमिन है 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस का फैक्ट्री कॉस्ट रहेगा 2/3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमें एक नया ऑर्डर मिला है और सेकंड पॉइंट कहता है नए ऑर्डर का सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ। तो सर नए ऑर्डर का सेलिंग प्राइस अगर निकालना है तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो इसमें मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा और सेलिंग एंड एडमिन लगेगा और प्रॉफिट मार्जिन हम चार्ज करेंगे। क्वेश्चन ने कहा इसमें मटेरियल लगेगा 75,000 का और लेबर लगेगी 50,000 की। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट हमने एक्स एज्यूम करा था और निकाला है 2/3 66.66% मतलब 2/3 होता है ऑफ वेजेस। तो सर वेजेस अगर 50,000 है तो इसका 2/3 आपका आ जाएगा 33,333 33,333। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना मेरी कोई? क्योंकि फ्रैक्शन आ रहे हैं केवल इसलिए चेक कर रहा हूं, बाकी लग रहा है मुझे 15,000 ठीक है डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी मैंने इसको सॉल्व करने में, ये 66.66 नहीं आ रहा क्योंकि फ्रैक्शन आए तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। जैसे मुझे लगा कि फ्रैक्शन आ रहा है एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो ये 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, दैट इज 40% आ रहा है। मैंने गलती से क्या किया, ये 30,000 प्लस 7,500 की बजाय उसको 30,000 माइनस 7,500 कर दिया। तो सर ये 40% आ रहा है, तो 50,000 का 40%। फ्रैक्शन आए एक बार चेक करना बनता है, करना चाहिए जैसे मैंने किया। 50,000 का 40%, 20,000 रुपए फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज करना आपको। तो सर फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 1,45,000, 1,45,000। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड 25% रेट निकाला आपने फैक्ट्री कॉस्ट का, तो सर 1,45,000 का 25%, 36,250। तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आ गई 181,250। इसमें जब हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो हम अपनी सेल्स पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि हमें 20% ऑन सेल प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब अगर 20% आपका प्रॉफिट है तो टोटल कॉस्ट विल बी 80%। तो सर 181,250 जो है दैट विल इंडिकेट 80%। तो योर टोटल सेल वैल्यू विल बी 226,562, 226,562 या 3 कर सकते हो आप राउंड ऑफ में। अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट है वो आप लिख दोगे यहाँ पे 45,313। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। 8 नंबर की वेटेज भी इसके लिए कम ही है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टूडेंट्स को कभी ना कभी परेशान करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रिवाइज करके जाओ, सॉल्यूशन तो मैंने आपको दे ही दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 4B की, तो 4B जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन अगर देखें तो ये प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस A, B एंड C। 10,000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1.10 वर इश्यू टू प्रोसेस Y, नहीं है ये A होगा, प्रोसेस A। द अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर एज फॉलोज। प्रोसेस A, प्रोसेस B और प्रोसेस C में आपको कुछ सन्ड्री मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे गिवन है। कहते हैं वेस्टेज ऑफ प्रोसेस A 5%, B में 4%, C का नहीं बताया। द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस A was sold at 0.25 per unit,
बी का स्क्रैप रेट है 50 पैसा पर यूनिट और सी का स्क्रैप रेट है 1 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब सी में भी वेस्टेज है तो सही, परसेंटेज बताया नहीं है क्वेश्चन ने। ओवरहेड जो आपको लेना है वो लेना है 160% डायरेक्ट लेबर का, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वो 10 रुपए पर यूनिट पे बेच रहे हो, फैचिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप 10 रुपए में बेचकर कह रहे हो मैंने 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट कमाया है। इसका मतलब ये जो 10 रुपए है ये 125% ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट की आपकी जो कॉस्ट है वो आ रही है 10 डिवाइडेड बाई 125%, मतलब 8 रुपए पर यूनिट आ रही है। क्वेश्चन चाहता है हम प्रोसेस अकाउंट बनाए और साथ में जो सी का वेस्टेज मिसिंग था वो सी का परसेंटेज ऑफ वेस्टेज भी कैलकुलेट करके दे। और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया है आपके स्टडी मटेरियल में से, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में से ही करवा देता हूं। आपके स्टडी मटेरियल में अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 302 पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है, बिल्कुल सेम है, सारा डेटा सेम है बिल्कुल। अगर हम प्रोसेस ए अकाउंट बनाते हैं तो सर प्रोसेस ए में 10,000 इंटू 1.1 11,000 रुपए का मटेरियल डाल देंगे। इसके अलावा 1500, 4500 और 1000 रुपए का ये खर्चा डाल देंगे। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि जो ओवरहेड है वो आप 160% ऑफ लेबर डाल देना। तो जब हम लेबर लिखेंगे यहाँ पे 4500 तो उसका 160% जो है वो आता है 7200, तो वो लिख देंगे। क्वेश्चन ने कहा प्रोसेस ए में आपका 5% का वेस्टेज होता है, तो अगर 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस करोगे तो 500 यूनिट आपकी खराब होगी और स्क्रैप का जो रेट है वो है 25 पैसा। तो सर 25 पैसे के हिसाब से 125 आपको रिकवर हो जाता है। बस अब आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लो जो कि हम अप्लाई करते हैं सर कॉस्ट को लेकर 25,200 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 9,500। इसमें क्या है किसी भी तरीके का कोई अब नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं आ रहा। 25,200 दैट इज टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट दैट इज 7500, 9500, 9500। तो ये सर 2.64 राउंड ऑफ में आ जाएगा। तो 9500 और ये बैलेंसिंग फिगर में भी आप चाहो तो डाल सकते हो 75,000, 25,075। ये नीचे तो अदरवाइज ही कैलकुलेशन है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस 1 का आउटपुट होता है वो आप प्रोसेस 2 में कैरी ऑन कर लेते हो। तो ये जो 9500 यूनिट है 25,075 के अकॉर्डिंगली हमने कैरी कर लिया। देन प्रोसेस बी में हमने खर्चे लगाए वो कॉपी पेस्ट कर दिए 1500, 8000 और 1000, 1500, 8000 और 1000। डायरेक्ट वेजेस का 160% ओवरहेड डालना है तो सर 8000 का 160% 12,800 हमने ओवरहेड डाल दिया। लॉस गिवन है सेकंड प्रोसेस के अंदर प्रोसेस बी में 4%। तो इनपुट अगर 9,500 है तो इसका 4% 380 का आपका लॉस है और इसमें जो स्क्रैप का रेट है वो 50 पैसे का है तो 190 रुपए आ जाएगा। देन आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके लिए स्क्रैप का रेट। अदरवाइज आप यहां पे भी बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हो। क्यों डाल सकते हो? क्योंकि हम यहां पे ट्रांसफर टू प्रोसेस सी कर रहे हैं 9120 यूनिट्स और इसकी अमाउंट डाल दो। सर इसके बाद ये 9120 जो यूनिट्स है वो आगे कैरी कर लिया, खर्चे डाल दिए 1500, 6500, 1503 और 6500 का 160% ओवरहेड का खर्चा डाल दिया 10,400 रुपए। नॉर्मल लॉस की बात करूं सर मुझे नहीं पता ये नॉर्मल लॉस 696 कहां से आया, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने अभी बोला कि सर अगर 10 रुपए में आप बेच रहे हो माल को और 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है तो 10 डिवाइड बाई 125% आपको पहले तो 8 रुपए आपकी कॉस्ट पर यूनिट पता चल गई। अब हम क्या करते हैं ये जो भी कैलकुलेशन है इनकी हम देखो अपनी क्लासेस में ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं। सर कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस की वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट। तो हम क्या करते हैं यहां पे एडिशन कर लेते हैं। सर मेरी कॉस्ट है 68088 माइनस मुझे नहीं पता कि नॉर्मल लॉस की यूनिट कितनी है बट क्वेश्चन ने कहा जितनी भी यूनिट है 1 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली बिकनी है। तो अगर मैं x यूनिट एज्यूम कर लूं तो x इंटू 1x ही होगा। इनपुट यूनिट कितनी है? सर इनपुट यूनिट मुझे पता है 9120 है, ये 8 रुपए का रेट है और यहां पे नॉर्मल लॉस की यूनिट आती है माइनस x में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां पे x की यूनिट्स फाइंड आउट हो जाती है 696 यूनिट्स। तो बस हमें ये देखना होता है कि सर 696 यूनिट जो है 696 यूनिट जो है
वो इनपुट 9120 का कितना परसेंट है, तो 696 9120 का कितना परसेंट है, तो सर ये 7.63% है। तो अकॉर्डिंगली प्रोसेस अकाउंट भी बन जाता है 7.63 अकॉर्डिंगली 696 यूनिट्स, तो सर 696 यूनिट 696 अमाउंट डाल के जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप डाल दो यहाँ पे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एमटीपी में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गिवन है इस बार ही आपके, कुछ स्टडी मटेरियल में से एज इट इज कॉपी पेस्ट है, तो कुछ नए क्वेश्चंस भी इन्होंने इधर उधर से डाले हुए हैं। तो इस तरीके से आप 7 नंबर का ये प्रोसेस अकाउंट का क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5A, देखकर ये आइडिया लग रहा है सर ये अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, वो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5A, मिस्टर एन स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस विद ए फ्लीट ऑफ 10 टैक्सीज। 10 टैक्सीज के साथ बिजनेस शुरू किया मिस्टर एन ने। द वेरियस एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी 1,20,000 रुपए, हर टैक्सी की कॉस्ट 1,20,000 है। सैलरी है ऑफिस स्टाफ की 6,500 रुपए एक महीने की। सैलरी ऑफ गैरेज स्टाफ 3,500 रुपए पर मंथ, और गैरेज का जो रेंट है वो है 10,000 रुपए पर मंथ। ड्राइवर की सैलरी पर टैक्सी है 5,000 रुपए पर मंथ। रोड टैक्स एंड रिपेयर पर टैक्सी है 30,000 रुपए पर मंथ, और इंश्योरेंस प्रीमियम है 5% ऑफ कॉस्ट पर एनम। सर देखो ऑफिस स्टाफ जो होता है 6,500 रुपए पर मंथ, 10 टैक्सी हो एक हो सेम रहता है। सिंपल कहूं तो ये 10 टैक्सीज को हैंडल कर रहे हैं। गैरेज का स्टाफ भी 10 टैक्सी को हैंडल कर रहा है। गैरेज का जो रेंट है उसमें भी 10 टैक्सी आप खड़ी करोगे, ये पर टैक्सी, ये पर टैक्सी और ये पर एनम है ही। लाइफ जो है टैक्सी की वो है 3 लाख रुपए, 3 लाख किलोमीटर, एंड एट द एंड ऑफ विच इट इज एस्टिमेटेड टू सोल्ड एट 30,000, मतलब स्क्रैप वैल्यू गिवन है 30,000 की। ए टैक्सी रन्स ऑन एन एवरेज 5,000 किलोमीटर पर मंथ। 5,000 किलोमीटर एक टैक्सी आपकी एक महीने में चलेगी, जिसमें से 20% वो खाली चलती है। पेट्रोल जो लगेगा, पेट्रोल का कंजम्पशन है 10 किलोमीटर पर लीटर। 1 लीटर पेट्रोल में आपका टैक्सी 10 किलोमीटर चल जाती है, और 70 रुपए पर लीटर का रेट है। ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹50 पर 100 किलोमीटर। कुछ अदर एक्सपेंसेस है 50 रुपए 100 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन की डिमांड है कैलकुलेट द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ रनिंग ए टैक्सी पर किलोमीटर, शो द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ब्रेकअप इफ द हायर चार्जेस इज ₹15 पर एनम। ये ब्लेडअप नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे सिंपल कहूं तो कॉस्ट एंड प्रॉफिट जानना चाह रहा है। अगर 15 रुपए पर किलोमीटर हायर चार्जेस वो चार्ज करें तो सर इसके लिए मैं आपको एक रफली कैलकुलेशन शो कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5A में आप सबसे पहले तो खर्चे अपने कैलकुलेट कर लेंगे। सर खर्चे अगर कैलकुलेट करने की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले तो इस चैप्टर में ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि 10 टैक्सी है, तो आप 10 टैक्सीज के लिए कैलकुलेशन करोगे कि एक महीने के लिए, वो एक टैक्सी के लिए। तो सर मैं यहां पे एक टैक्सी के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं। साथ में यहां पे ये भी डिसाइड करना होता है कि एक महीने के लिए कैलकुलेशन करोगे कि एक साल के लिए। तो सर मेरे पास किलोमीटर जो गिवन है वो एक महीने की गिवन है, तो मैं एक महीने के लिए कैलकुलेशन करूंगा। मतलब मैं आपके सामने कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं एक टैक्सी की एक महीने की। सिंपल, बिना कोई फॉर्मेट वगैरह फॉलो किए हुए कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह आप सबको पता ही होते हैं, कौन से खर्चे स्टैंडिंग में जाने हैं, कौन से रनिंग में जाने हैं। सर सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉस्ट है टैक्सी की 1,20,000 की, 3 लाख किलोमीटर इसकी लाइफ है, 30,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू, और हमारी टैक्सी 5,000 किलोमीटर चलेगी, तो आप इसका डेप्रिसिएशन शो करो। मेन मेरा पर्पस कैलकुलेशन आपके सामने रखना है। 1,20,000 रुपए की टैक्सी है, 30,000 रुपए में बिक जाएगी, 3 लाख किलोमीटर इसकी लाइफ है, और हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 5,000 किलोमीटर का। तो सर 5,000 किलोमीटर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,500 रुपए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑफिस स्टाफ है 6500 रुपए पर मंथ। सर ऑफिस स्टाफ तो ठीक है, 6500 रुपए पर मंथ भी ठीक है, लेकिन ये तो 10 टैक्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक टैक्सी पे 650 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से गैरेज स्टाफ का 3500 रुपए पर मंथ है। गैरेज का जो स्टाफ है 3500 रुपए पर मंथ है, पर मंथ तो ठीक है सर, बट ये तो 10 के लिए होगा, तो 350 रुपए एक टैक्सी के हिस्से में आ जाएगा। इसके बाद गैरेज का रेंट है 10,000 रुपए पर मंथ। गैरेज का जो रेंट है वो है 10,000 रुपए पर मंथ,
सर पर मंथ तो ठीक है, बट गैरेज तो 10 टैक्सीज के लिए एक ही होता है, तो 1000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक के अंदर। ड्राइवर की सैलरी है 5000 रुपए पर मंथ पर टैक्सी। सर मुझे पर मंथ पर टैक्सी ही कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, तो ये एज इट इज आ जाएगा ड्राइवर की सैलरी 5000 रुपए। सिमिलरली आगे बढ़े तो रोड टैक्स एंड रिपेयर भी पर टैक्सी 30,000 रुपए पर एनम है, लेकिन मुझे पर मंथ चाहिए, तो सर पर मंथ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोड टैक्स वगैरह की आप बात करोगे तो सर 30,000 रुपए पर टैक्सी तो है, लेकिन पर एनम है, लेकिन मुझे पर मंथ चाहिए, तो ये 2500 रुपए आ जाएगा। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 5% कॉस्ट का होगा, वो भी पर एनम है। सर 1,20,000 का 5%, लेकिन वो पर एनम है। इंश्योरेंस की बात करोगे सर 1,20,000 रुपए की अपनी टैक्सी है, इसका 5%, लेकिन पर एनम है, तो डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, 500 रुपए आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि पेट्रोल 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 की बात करें तो पेट्रोल 10 किलोमीटर पर लीटर और 70 रुपए पर लीटर है, और ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है साथ में, अपने पास ये सारी की सारी कैलकुलेशन गिवन है। 5000 किलोमीटर पर मंथ अपने को चलना है, तो सर पेट्रोल का खर्चा लिख दो। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 किलोमीटर टैक्सी चलेगी 1 लीटर पेट्रोल में, और अपने को कितने किलोमीटर चलना है? सर 5000। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो 5000 डिवाइडेड बाई 10, सर 500 लीटर पेट्रोल लगेगा और रेट है 70 रुपए का। 500 इंटू 70, 35,000 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा। इसी तरीके से कुछ ऑयल एंड अदर एक्सपेंसेस है, जो क्वेश्चन का कहना है 50 रुपए लगेंगे 100 किलोमीटर के लिए। अगर 50 रुपए का खर्चा है 100 किलोमीटर के लिए, तो 5000 किलोमीटर के लिए कितना? 2500। बस सारे के सारे खर्चे बुक हो गए? सर बिल्कुल हो गए। टोटल कर लो जरा इसका। स्टैंडिंग रनिंग आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। आपको मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि आपको आपका आंसर आइडिया लग जाए। इस तरीके का क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, बस सेम फिगर नहीं है। बात करूं तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है इफेक्टिव किलोमीटर से। तो सर क्वेश्चन ने कहा है कि 5000 किलोमीटर चलती है टैक्सी, लेकिन 20% खाली चलती है। 5000 का 20% 1000 किलोमीटर लेस कर दो, 4000 किलोमीटर से इसको डिवाइड कर दो, तो सर ये कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगा। कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगा सर, कॉस्ट पर किलोमीटर ये आ जाता है 3 रुपए 25 पैसे का, और चार्ज कितना कर रहे हो आप? 15 रुपए पर किलोमीटर। तो सर अगर आप 15 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हो, तो प्रॉफिट क्या होगा वो भी कैलकुलेट कर दो। आप 15 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर रहे हो, 3 रुपए 25 पैसा पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, क्योंकि काफी कम कॉस्ट आ रही है, तो मे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो। लग रहा है मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक है। सर ये 49,000 आएगा, क्योंकि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं हुआ करता। 49,000 डिवाइड बाई 4,000, सर ये 12.25 आएगा। अब ठीक है सर, 15 रुपए आप चार्ज कर रहे हो, 12.25 आपकी कॉस्ट पर किलोमीटर आएगी, और 4000 किलोमीटर से ही आप रिकवर कर पाओगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर तो खाली चलती है। खाली किससे? हवा में दौड़ना चार्ज कर लोगे, तो सर 11,000 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर आएगा कैलकुलेट होके। बस मैंने प्रेजेंटेशन में इतना ही फर्क छोड़ा है कि डेप्रीशिएशन आपका रनिंग चार्जेस का पार्ट होगा, ऑफिस स्टैंडिंग में चला जाएगा, गैरेज स्टाफ स्टैंडिंग में जाएगा, गैरेज रेंट स्टैंडिंग में, ड्राइवर सैलरी स्टैंडिंग में, रोड टैक्स आपका स्टैंडिंग में जाएगा, इंश्योरेंस स्टैंडिंग में जाएगा, पेट्रोल और ऑयल जो है वो आप रनिंग में डाल दो। बस फर्क मैंने इतना ही करा है कि स्टैंडिंग और रनिंग को अलग अलग नहीं करा है। ये 8 नंबर की वेटेज में क्वेश्चन है। आपके स्टडी मटेरियल में सेम क्वेश्चन है, केवल फिगर चेंज है, इस वजह से मैंने आपको अलग से करवाया, अदरवाइज मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल में से ही करवाता। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है 5B, जो कि क्वेश्चन को देखकर ही आइडिया लग रहा है सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर with respect to a particular construction work for the year ended 31st March 2022.
आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस गिवन है 91 लाख, आपको कैश रिसीव्ड हुआ है 71,91,000 जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो आप यहां पे वर्क सर्टिफाइड की फिगर निकाल सकते हो 71,91,000 डिवाइडेड बाई 90%। तो सर आपका वर्क सर्टिफाइड आएगा 79,90,000। मटेरियल सेंड किया आपने 35,82,600 का, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट 3.5 लाख, वेजेस आप पेड कर चुके हो 32,60,700 और लास्ट में वेजेस एक्रूड है वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे 77,300। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस है 8 लाख रुपए, नीचे एक्रूड भी है 12,000, ये भी आप ऐड कर दोगे। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए, मटेरियल रिटर्न कर दिया आपने 15,000 का, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद हेड ऑफिस एक्सपेंसेस 2.5 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है 3,17,000, क्लोजिंग पे मटेरियल बच गया 85,000 का, एक्रूड वेजेस और एक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और लास्ट में प्लांट बच गया 7,16,000 का। तो सर प्लांट यहां पे था आपका, प्लांट था ना ऊपर, यहां पे प्लांट की कॉस्ट थी, यहां पे कॉस्ट ऑफ प्लांट ये रहा। सर जो प्लांट था 8 लाख रुपए का, वो लास्ट में जाके 7,16,000 का बच गया, तो 84,000 का डेप्रीशिएट हो गया। क्वेश्चन चाहता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दे और साथ में बैलेंस शीट में रेलेवेंट एंट्रीज भी शो करे। तो सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन तो इस तरीके का भी अपने स्टडी मटेरियल में नहीं है फिगर सेम के साथ, तो मैं एक रफली आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहां पे बनवा देता हूं। सर डेबिट क्रेडिट होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं आता, कैश रिसीव्ड वर्क सर्टिफाइड भी हम बाद में लिखते हैं। सबसे पहले मटेरियल आएगा 35,82,600, सर मटेरियल आ जाएगा 35,82,600। प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट आएगी 3.5 लाख रुपए। डायरेक्ट वेजेस पेड है आपका 32,62,500 और एक्रूड है 77,300। सर ऐड हो जाती है दोनों चीजें, तो डायरेक्ट वेजेस फिगर से आपकी 32,62,700 प्लस एक्रूड 77,300। $33,40,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद प्लांट का डेप्रीशिएशन 8 लाख में अगर 716 लास्ट में बच गया तो 84,000 डेप्रीशिएट हो गया, तो डेप्रीशिएशन 84,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,68,000 है और 12,000 एक्रूड है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,68,000 प्लस 12,000 1,80,000। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 2.5 लाख रुपए के। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना जैसे मैं दिखा रहा हूं, मैं केवल आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका, ताकि आप जब इसको एमटीपी को देखो करो तो आप अपने सॉल्यूशन मैच कर सको और कोई गलती कर रहे हो तो वहां पे एनालाइज कर सको। मटेरियल रिटर्न कर दिया आपने 15,000 का, बाय मटेरियल रिटर्न 15,000 का। इसके अलावा हेड ऑफिस के खर्चे बांटे हैं 2.5 लाख रुपए के। इसके अलावा वर्क अनसर्टिफाइड हम बाद में लेंगे। क्लोजिंग मटेरियल बच गया 85,000 का। एक्रूड हो गया, एक्रूड हो गया, सब हो गया। तो अकॉर्डिंगली सर पहला पार्ट हो गया, तो हम यहां पे क्या करते हैं, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट निकाल लेते हैं कि आज तक, मतलब जिस दिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो उस दिन तक एक कॉन्ट्रैक्टर ने इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या खर्चा लगा दिया। करो जरा डेबिट साइड का टोटल। सर टोटल आ रहा है 80,36,600। हाँ अगर मेरी कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो और आप फाइंड कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना जरूर, अगर मेरी कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है देखो
कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझसे भी हो सकती है। ये जो कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट होती है आगे इसको कैरी कर लिया जाता है। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट को आगे कैरी करके आप चाहो तो वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ऊपर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। मैं अलग अलग ही शो करता हूं हमेशा, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। सर वर्क सर्टिफाइड निकाला था मैंने 79,90,000 और अनसर्टिफाइड की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 3,17,000 रुपए। तो अकॉर्डिंगली आपको यहां पे बैलेंसिंग फिगर में नॉशनल प्रॉफिट मिल जाता है 83,07,000 टोटल आ रहा है और बैलेंसिंग फिगर में आपको डेबिट साइड में नॉशनल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये नॉशनल प्रॉफिट आ रहा है 3,70,400, 3,70,400 रुपए आपका नॉशनल प्रॉफिट आएगा। अभी जो नॉशनल प्रॉफिट होता है इसका एक पार्ट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा पार्ट जाता है रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये जो नॉशनल प्रॉफिट है इसको भी आगे कैरी किया जाता है 3,70,400 और इसका एक पार्ट आप ट्रांसफर कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा पार्ट आप मेंटेन कर लेते हो रिजर्व इन डब्ल्यूआईपी प्रोविजन के अंदर। और इसके लिए हम चेक ये करते हैं कि सर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। सर वर्क सर्टिफाइड है 79,90,000 जो कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 91 लाख, तो 91 लाख का ये सर 87.8% आ रहा है। 87.8% आ रहा है जो कि 50 से 90 के बीच में फॉल करता है। तो 50 से 90% के बीच में अगर आपका वर्क सर्टिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से रिलेटेड तो हम जो नॉशनल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रांसफर टू पीएल के लिए वो होता है सर 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट 3,70,400। आपको कैश रिसीव्ड हो चुका है वर्क सर्टिफाइड का 90%, तो सर सीधा सीधा 90% लगा सकते हो या कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड फिगर लिख दो, बात तो एक ही है। तो ये आ जाता है 222,240, 2,22,240 रुपए, 2,22,240 रुपए इतना आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बाकी जो बैलेंस बच गया दैट इज 148,160 दैट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द फ्यूचर पीरियड। इस तरीके से आप पहले पॉइंट का आंसर दे सकते हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रांसफर टू पीएल के लिए। दूसरा बैलेंस शीट में आपको एंट्री शो करनी है तो सर बैलेंस शीट में एंट्रीज यहां पे सिंपली आप शो कर सकते हो हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है बैलेंस शीट के आइटम्स को लेकर। तो सर बैलेंस शीट के आइटम को लेकर हमारे पास अवेलेबिलिटी बनती है, एक तो आउटस्टैंडिंग बचेंगे आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और एक आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस शो कर पाओगे लाइबिलिटी साइड में। सर आउटस्टैंडिंग वेजेस 77,300 है और आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस 12,000 है, तो 77,300 और 12,000 एक तो आप ये शो कर पाओगे। इसके अलावा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल बच गया था, उससे भी पहले अगर मैं बात करूं तो प्लांट है सर आपके पास जिसकी क्लोजिंग वैल्यू गिवन है 7,16,000 रुपए की, तो प्लांट दिखा दोगे 7,16,000 का। सर क्लोजिंग मटेरियल बच गया हमारे पास दो जगह, एक तो एट साइट बच गया और एक आपने क्या करा था स्टोर में रिटर्न किया था। उस स्टोर में जो रिटर्न किया वो भी तो है तो कंपनी के पास ही, तो एट साइट हम लिख देंगे 85,000 और जो आपने प्लांट नहीं जो आपने मटेरियल रिटर्न किया था स्टोर में वो भी है तो कंपनी के पास ही 15,000 का, तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कंपनी के बैलेंस शीट में तो आता ही है। इसके अलावा जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो 2,22,240 वो आ जाएगा लाइबिलिटी साइड में 2,22,240 और इधर आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में हम शो कर देते हैं वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, इसमें से कैश रिसीव्ड माइनस हो जाता है और इसमें से रिजर्व वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो जाता है। सर वर्क सर्टिफाइड था हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में 79,90,000, वर्क अनसर्टिफाइड था 3,17,000, कैश रिसीव हो चुका है 71,91,000
और रिजर्व इन वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर हुआ है 148 160, तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर आ जाएगी। दैट इज 967 840। इसके अलावा तो सर मेरे को कुछ भी नहीं लगता आइटम जो कि हम यहाँ पे बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, बस यही आइटम है। तो इस बैलेंस शीट का कभी भी टोटल नहीं किया जाता, आप सिंपली लाइंस ड्रॉ करके छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है पूरी बैलेंस शीट नहीं होती, इसमें केवल और केवल रेलिवेंट एंट्रीज ही शो की जाती है, तो बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं करना होता अपने को, जबरदस्ती में मत करना, ये मैच नहीं होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड। ए कंपनी बजट्स फॉर ए प्रोडक्शन ऑफ 2 लाख यूनिट, कंपनी कहती है 2 लाख यूनिट बनाएंगे हम, बजट है कंपनी का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 13 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट 13 प्लस 2 15 रुपए हो गई। और कंपनी अपना सेलिंग प्राइस फिक्स करती है और उसके लिए प्रॉफिट कमाती है 20% ऑन कॉस्ट। तो सर 13 और 2 15 रुपए कॉस्ट है, तो 15 का 20% 3 रुपए प्रॉफिट होगा, तो 18 रुपए का सेलिंग प्राइस सेट किया जाएगा। इसमें देखो थोड़ा सा वर्डिंग्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है। जैसे पहला पॉइंट है व्हाट इज द विन यूनिट रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, सर विन यूनिट कुछ नहीं होता, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स होता है, ब्रेक इवन यूनिट्स। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बोल के लिखवाया है कि भाई टाइप कर, तो एक ने बोला व्हाट इज द ब्रेक इवन, तो दूसरे को विन सुनाई दिया तो उसने लिख दिया व्हाट इज द विन यूनिट्स, ये वाला सा सीन हो रहा है। तो सर ये विन यूनिट कुछ भी नहीं होता, व्हाट इज द या तो बीईपी यूनिट्स या फिर व्हाट इज द ब्रेक इवन यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग द फिक्स्ड कॉस्ट। सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स बताओ जो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लेती है। तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स कैलकुलेट करना है, इस तरीके का क्वेश्चन देखो स्टडी मटेरियल में है तो सही, बट सेम फिगर्स के साथ नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। सर अगर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स आप कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो सिंपल फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूं 2 लाख यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 4 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। और सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस आप बहुत इजीली निकाल पा रहे हो, 13 और 2 15 रुपए कॉस्ट है और 3 रुपए आपका प्रॉफिट बनेगा उस पे, तो 18 रुपए का सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। अकॉर्डिंगली आपका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आंसर आ जाएगा। तो सर ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइड बाई 5, 80,000 यूनिट्स बनाकर बेचोगे तो आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर पाओगे। सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल। सर कॉस्ट का सेल से क्या रेशियो है, तो देखो सेलिंग प्राइस शो कर दो। सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और इसका 20% प्रॉफिट मार्जिन, तो 18 रुपए आपका सेलिंग प्राइस आ रहा है। कॉस्ट कितनी है 15, तो सर कॉस्ट का अगर सेल से रेशियो एक्चुअल में आप जानना चाहते हो तो 15 डिवाइड बाई 18 होगा, लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट मैंने तो कभी नहीं देखी। हाँ वेरिएबल कॉस्ट सेल का कितना परसेंट है वो पूछ लेते हैं, पीवी रेशियो सेल का कितना परसेंट है वो पूछ लेते हैं, कॉस्ट सेल का परसेंटेज तो कभी नहीं देखा। मुझे तो इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक लगती है, बाकी ठीक है आंसर दे पा रहे हैं हम, 83.33% आएगा अगर यही चीज सही है तो। सी, इफ इट रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 5%, मान लो सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर दे, कर दो सर, तो जो सेलिंग प्राइस 18 निकाला था उसको 5% से कम कर दो, 90 पैसा कम हो जाएगा तो 17 रुपए 10 पैसा रह जाएगा। हाउ डज द रिवाइज सेलिंग प्राइस, तो ये जो नया सेलिंग प्राइस है 17 रुपए 10 पैसा, ये ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो को कैसे अफेक्ट करेगा। तो सर मैं बताऊं सिंपल सी बात है, ये पॉइंट नंबर बी में इनको पीवी रेशियो पूछना था, पीवी रेशियो पूछना था इनको, तभी तो तीसरा पॉइंट कहना चाह रहा है भाई ये ब्रेक इवन और पीवी रेशियो को कैसे अफेक्ट करेगा। चलो कोई बात नहीं, हम अपना आंसर दे देते हैं जैसे पूछा हुआ है वैसे। तो सर तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंगली ब्रेक इवन फिर से निकालोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट तो 4 लाख सेम चलेगी। अब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस आपका कम हो गया लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी है, तो सर ये आंसर आपका थोड़ा सा बढ़ गया, ये आ जाएगा 97561 यूनिट्स, 97561 यूनिट्स। क्वेश्चन है पीवी रेशियो की सेहत पे भी फर्क बताओ, तो सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आएगा 4 रुपए 10 पैसे का अपॉन में सेलिंग प्राइस इंटू 100।
23.98%। और चौथा पॉइंट कहता है इफ ए प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर्ड मोर देन द बजट। बजट में अगर आप देखोगे तो 3 रुपए का प्रॉफिट था, 2 लाख यूनिट थी, तो सर 6 लाख रुपए का प्रॉफिट था। क्वेश्चन कहता है अगर हमें बजट से 10% ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मतलब पहले अगर 6 लाख का प्रॉफिट था तो अब अगर हमें 6,60,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो बताओ व्हाट शुड बी द सेल, कितनी सेल करूं, वो भी रिड्यूस्ड प्राइसेस पे, क्योंकि क्वेश्चन में दो प्राइस चल रहे हैं, एक 18 और एक 1710। तो क्वेश्चन कहता है रिड्यूस्ड प्राइसेस पे बताओ कितनी सेल करूं कि 6,60,000 का प्रॉफिट हो जाए। तो सर इसके लिए आप सेल्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली तो कुछ बोला नहीं है कि यूनिट में आंसर देना है कि रुपीज में, जैसा आप देना चाहो दे सकते हो। अगर आप यूनिट्स में आंसर देते हो तो 4.1 से डिवाइड कर दो, अगर आप रुपीज में आंसर देते हो तो फिर पीवी रेशियो से डिवाइड कर देना। सर ये आंसर आ रहा है 258,537, 258,537। इतनी यूनिट बेचोगे तो आप 6,60,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स तो है, ये तो 100% श्योर है। पहला पॉइंट तो ये तो गलत है ही, दूसरे में भी मेरे को डाउट लगता है क्योंकि सेकंड रिक्वायरमेंट यहाँ पे पीवी रेशियो की होती है नॉर्मली। चलो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन था उस हिसाब से हमने आंसर प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद अगर आगे चले तो नेक्स्ट आता है 6B, और 6B जो है वो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बजट, थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग, कुछ इस तरीके से कहानी है। कहते हैं फैक्ट्री एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स इज वर्किंग एट 40% कैपेसिटी और प्रोड्यूस कर रही है 10,000 बकेट्स पर मंथ। एक कंपनी अपनी 40% कैपेसिटी पे 10,000 बकेट्स बना रही है। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप फॉर 1 बकेट इज एज अंडर। एक बकेट, एक बाल्टी को बनाने की कॉस्ट 25 रुपए मटेरियल है, 8 रुपए लेबर है, ओवरहेड 10 रुपए जिसमें 50% फिक्स है, इसका मतलब 50% वेरिएबल है। तो सर 5 रुपए फिक्स्ड है, 5 रुपए वेरिएबल है। सेलिंग प्राइस जो लेना है वो लेना है 50 रुपए पर बकेट। इफ इट इज डिसाइडेड टू वर्क फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी, तो सेलिंग प्राइस आप 3% से कम कर देना। 80% पे काम करो तो सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर देना। सर कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। बाय ए सिमिलर फॉल इन द प्राइस ऑफ मटेरियल, और सेम आपको मटेरियल के प्राइस में भी फॉल करना है। इसका मतलब अगर 3% सेलिंग प्राइस कम करोगे तो 3% मटेरियल में भी कम करना है। 5% सेलिंग प्राइस कम करोगे तो 5% आपको मटेरियल में भी करना है। एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। सेलिंग प्राइस है 50 रुपए पर बकेट। इफ इट इज डिसाइडेड टू वर्क द फैक्ट्री एट 50% कैपेसिटी, सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। ठीक है। 80% कैपेसिटी, द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 5% अकॉम्पनीड बाय ए सिमिलर फॉल इन द प्राइस ऑफ मटेरियल। तो ठीक है, यहां पे बीच में फुल स्टॉप आ गया था, तो इसका मतलब यह है कि हमें जो मटेरियल के प्राइस में फॉल करना है वो केवल और केवल 80% वाले केस में ही करना है। अगर ये फुल स्टॉप की बजाय कॉमा की फॉर्म में चल रहा होता, एंड की फॉर्म में चल रहा होता, तो फिर मैं दोनों पे अप्लाई करता। बाकी एक बार इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, आप इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर आए देख लेना, कहीं उन्होंने 3% वाले में भी तो ना किया। करना नहीं चाहिए जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस हिसाब से, बट फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हो इंस्टीट्यूट का आंसर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एट 50% एंड 80% कैपेसिटी। 50% और 80% पे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है। सर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा है? सर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6B है। सेम फिगर्स के साथ तो ये क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन है अपने स्टडी मटेरियल में, बट परसेंटेज वगैरह थोड़ा वहां पे वेरी करता है। 50% और 80%, 50% और 80%। तो हमें प्रॉफिट निकाल के देना है, तो सबसे पहले टॉप पे हम सेल्स ले लेते हैं। सर सेल की अगर मैं बात करूं तो अगर 40% पे आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो 50% पे ये 12,500 यूनिट्स हो जाएगी, और 80% पे ये यूनिट्स हो जाएगी 20,000। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो अभी आपका सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, बट क्वेश्चन का कहना है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 50% पे 3% से गिर जाता है।
50 को जब 3% से कम कर देते हो तो ये 48.5 आ जाता है, और अगर उसको 12,500 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6,06,250 रुपए। जब 80% पे जाते हैं तो कहते हैं सेलिंग प्राइस को 5% से कम कर देना, 50 को 5% से कम करूं तो 47.5 आता है, और उसको मल्टीप्लाई करूं 20,000 यूनिट से तो सर सेल वैल्यू बनती है 9.5 लाख रुपए। इसमें से खर्चे माइनस करने हैं अपने को। खर्चों की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग माइनस करते हैं, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग लाइक क्वेश्चन होता है। तो सर पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाती है, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। सर मटेरियल की अगर मैं बात करूं 50% के केस में मटेरियल का प्राइस आपने कम नहीं करना, सेम रखो 25 रुपए के हिसाब से, तो 25 रुपए पर यूनिट 12,500 यूनिट्स होगी 3,12,500। लेकिन जब 80% पे जाओगे तो क्वेश्चन ने कहा सिमिलर फॉल कर देना प्राइस ऑफ मटेरियल में, तो 25 रुपए को 5% से कम कर दो। 25 को 5% से कम किया सर 23.75 आया, और नंबर ऑफ यूनिट्स है 20,000, तो 4,75,000 आपका मटेरियल का खर्चा होगा। लेबर में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लिख दो। सर 12,500 इंटू 8 होता है 1 लाख रुपए, और 20,000 इंटू 8 होगा 1,60,000। ये ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड। सर वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपए है, किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो एट द रेट ऑफ ₹5 लिख दो, तो ये आ जाएगा 62,500, 12,500 इंटू 5, और सर ये आ जाएगा पूरा 1 लाख रुपए। ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। सर ये आ जाता है 131,250, और ये आ जाएगा आपका 2,15,000 रुपए। और सर इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 बकेट्स आप बना रहे थे, 5 रुपए पर यूनिट थी, 50,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट थी, और उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, तो सर 50,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, तो ये आपके प्रॉफिट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन की पहले तो डिमांड यही है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दो हमें, तो सर ये प्रॉफिट्स आ गए आपके 81,250, और दूसरे केस में 1,65,000 रुपए। ये तो आ गए प्रॉफिट्स। देन क्वेश्चन ने कहा एक काम और करके देना, प्रॉफिट के बाद ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करना है इन प्रोडक्शन लेवल पे। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिख दो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट तो 50,000 है, फिक्स्ड कॉस्ट तो 50,000 है। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते हैं। जो सेल प्राइस था, सेल प्राइस था अगर मैं लिखूं तो 50% वाले केस में आपने सेल प्राइस को 3% से कम किया था। जब 50 को 3% से कम किया जाता है तो सर ये 48.5 है। मटेरियल की मैं बात करूं तो मटेरियल 25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चल रहा था, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूं तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस 48.5 माइनस 25 माइनस 8 माइनस 5, सर 10.5 रुपए आता है। तो पहले केस में जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है वो आता है 4762 यूनिट्स, जबकि दूसरे वाले केस में आपने सेलिंग प्राइस को 5% से कम किया था, तो 47.5 आपका सेलिंग प्राइस रहा। मटेरियल जो 25 रुपए था वो भी 5% से कम हो गया, तो ये 23.75 रहा। बाकी ये 8 और 5 सेम रहे, तो 47.5 सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी माइनस करें तो सर 10.75 आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4651 यूनिट्स। मेन पर्पस आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देना नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर है, सिंपल सी बात है। इस टाइम पे आपका मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, बट फिगर्स थोड़ा थोड़ा चेंज करके एमटीपी में डाले हुए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन दे रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, देखकर ये आइडिया लग गया सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और लेबर वेरिएंसेस से ये रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 ए, द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज्ड इन ए वीक फॉर ए जॉब आर एज अंडर। 3 तरीके के वर्कर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। आपको स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स बता दिए, स्टैंडर्ड वेजेस का रेट बता दिया।
एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स बता दिए, एक्चुअल वेजेस का रेट बता दिया। कहते हैं 40 घंटे का एक वीक है और गैंग ने जो प्रोड्यूस किया है वो 1800 स्टैंडर्ड आवर्स वर्क प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि गैंग ने, लेबर ने मिलकर, लेबर का जो पूरा गैंग है उन्होंने मिलकर इतना काम किया है जो 1800 घंटों में होना चाहिए था। तो ये 1800 स्टैंडर्ड आवर्स का टोटल है, जिसको अगर आप स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दोगे तो आपको स्टैंडर्ड लेबर आवर्स इंडिविजुअली पता चल जाएंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड के। हमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्विवेलेंट टू लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस शो करना है। इसका मतलब 3 वेरिएंस निकालने हैं, रेट, एफिशिएंसी और दोनों का टोटल कॉस्ट वेरिएंस। सर ठीक है, इसके लिए देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से एज इट इज पिक किया गया है। आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 416 पे ये क्वेश्चन है, पेज नंबर 416 पे ये क्वेश्चन है, तो मैं वहीं से इस आंसर को करवा रहा हूं। 417 पे आपको आंसर मिलेगा। तो देखो सिंपली किया क्या गया है, स्टैंडर्ड डेटा रखा है, एक्चुअल डेटा रखा है। सर 3 तरीके के वर्कर थे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड डेटा बनाया। स्टैंडर्ड डेटा बनाया कैसे कि सर 40 घंटे का वीक था तो 32 इंटू 40, 12 इंटू 40 और 6 इंटू 40, ये स्टैंडर्ड आपके आवर्स एक तरीके से कैलकुलेट हो रहे हैं। 1280, 480, 280, लेकिन ये स्टैंडर्ड पोस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट है। और रेट की अगर मैं बात करूं तो सर रेट है यहां पे 321 का, 321 का रेट अप्लाई करके ये वैल्यूज निकाल लिए। ठीक है, फिर एक्चुअल डेटा गिवन था अपने पास, वो भी कर लिया। 28 इंटू 40, 18 इंटू 40, 4 इंटू 40, तो ये एक्चुअल आवर्स आ गए। और एक्चुअल रेट गिवन था 432, उससे मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन सर ये जो स्टैंडर्ड आवर्स डेटा है इसमें तो स्टैंडर्ड आवर्स 2000 है, लेकिन क्वेश्चन कहता है हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो केवल 1800 स्टैंडर्ड आवर्स का है। तो हम इसके साथ इस डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1800 घंटे जो है स्टैंडर्ड आवर्स जो प्रोड्यूस किया आपने, इन 1800 को इस प्रपोर्शन में डिवाइड कर देना है। हमें इन 1800 घंटों को इस प्रपोर्शन में डिवाइड कर देना होता है। यहां पे किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता, यहां पे करा हुआ नहीं है, बट मैं अगर आपको एक बार करके दिखा दूं तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा इजी हो जाएगी। तो सर ये वाले जो आवर्स है, इन आवर्स को यहां पे अगर मैं एक कॉलम और बना के 1800 के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस कर दूं यहां पे, तो हमें क्या करना है, 1800 के इस प्रपोर्शन में बांटना होता है। तो सर ये आ जाता है, ये आ जाता है आपका 32, 12, 44 और 6, 50, तो 32 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1800, तो ये 1152 घंटे आ जाएगा। नीचे करा है इन्होंने, यहां पे करा हुआ है कैलकुलेशन, यहां से देख लो 1152, 12 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1800, 432 घंटे, और 6 डिवाइड बाई 50 इंटू 1800, 216 घंटे। रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 321 से, तो सर ये अमाउंट्स आ गई, नीचे करा हुआ है इन्होंने, तो ये SRSH आ गया। इसके बाद SARAH हम लेते हैं। ARAH कुछ नहीं होता सर, इसको कॉपी पेस्ट करना है, 44802160 तो एक्चुअल में क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है। तो 4536 माइनस 6960 2424 आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा आपका 2424 एडवर्स। इस क्वेश्चन में जो स्टडी मटेरियल में गिवन है इसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस की, बट अपने जो एमटीपी में उसमें केवल 3 ही वेरिएंस, रेट, एफिशिएंसी और कॉस्ट निकालने हैं। सर रेट वेरिएंस क्या होता है, रेट वेरिएंस होता है हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये होता है स्टैंडर्ड रेट, ये होता है स्टैंडर्ड रेट, और ये होता है एक्चुअल रेट, और स्टैंडर्ड रेट के साथ यहां पे एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट के साथ एक्चुअल आवर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। तो सर एक्चुअल आवर्स इन दोनों में है, तो 4960 माइनस 6960, 2000 रुपए आपका एडवर्स रेट वेरिएंस आ जाएगा। रेट वेरिएंस निकालोगे तो 2000 एडवर्स आपका आ जाएगा सीधा सीधा। और सर एफिशिएंसी वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कहां कहां है, यहां पे है, यहां पे है स्टैंडर्ड आवर्स, माइनस एक्चुअल आवर्स, सर एक्चुअल आवर्स यहां पे है और यहां पे है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होता है, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट दोनों में है, तो 4536 माइनस 4960,
ये आपका 424 रुपए एडवर्स आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस, 424 रुपए एफिशिएंसी वेरिएंस। बस सर ये तीन ही निकाल के देने आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है आपके स्टडी मटेरियल में से। इसके बाद अगर 7B देखते हैं तो सर 7B है बजट एंड बजटरी कंट्रोल में से सेल ओवरहेड बजट का क्वेश्चन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में तो है बट फिगर्स चेंज है। प्रिपेयर सेल ओवरहेड बजट बना के देना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई और जून के लिए फॉर दीज एस्टिमेट्स। कहते हैं अप्रैल में जून के लिए आप हमें सेल्स ओवरहेड बजट बना के दो। तो सर इसके लिए सिंपली मैं कैलकुलेशन अगर आपको दिखाना शुरू करूं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अप्रैल में और जून जो है इसके लिए आपको सेल ओवरहेड बजट बना के देना है, जिसमें आपको एडवर्टीजमेंट डालना है 3000 रुपए। तो सर हर महीने ये 3-3 हजार रुपए का खर्चा डालना होता है। इसके बाद सैलरीज ऑफ द सेल डिपार्टमेंट 4000। तो सर सैलरी हर महीने में डालनी होती है 4000। इसके बाद एक्सपेंसेस है सेल डिपार्टमेंट के 2000। तो सर एक्सपेंसेस डाल दो हर महीने में 2-2 हजार रुपए। काउंटर सेल्समैन की सैलरी और डीए अलाउंस है 6000 रुपए। तो सर काउंटर सेल्समैन का हर महीने डाल दिया जाता है 6000 रुपए। ये कॉपी पेस्ट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है काउंटर सेल्समैन को कमीशन मिलेगा 2% उनकी सेल का, और नीचे आपको काउंटर सेल बताई है। तो 1 लाख का 2%, 1.5 लाख का 2% और 1,75,000 का 2% उनका कमीशन हो जाएगा। तो काउंटर सेल्समैन का कमीशन 1 लाख का 2% होता है 2000, 1.5 लाख का 2% सर 3000 और 1,75,000 का 2% सर 3,500। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा ट्रेवलिंग सेल्समैन को कमीशन मिलेगा 10% ऑन देयर सेल्स। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन जो है उनको कमीशन मिलेगा 10% ऑन देयर सेल, और ट्रेवलिंग सेल्समैन की सेल है 20,000, 30,000, 40,000। साथ में उनके खर्चे हैं 5% के, तो 10 और 5 15% मिलेगा उनको टोटल। तो 20,000, 30,000 और 40,000 का 15%। सर 20,000 का 15% 3,000 होता है, 30,000 का 15% 4500 होता है, और 40,000 का 15% 6,000 होता है। बस सर यही होता है इसमें, और कुछ नहीं होता। इस सब का टोटल कर दोगे आपका सेल ओवरहेड बजट बनके तैयार हो जाता है। तो सेल ओवरहेड बजट काफी ज्यादा इजी सी चीज है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। ये आ गया टोटल 20,000, 3 4 7 2 9 6 15 3 18 22,500, 3 4 7 2 9 6 15 3 18 और 6 24,500। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 8, वो रहता है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई नुकसान नहीं होना, ज्यादा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आती। हम केवल और केवल रेलिवेंट कंटेंट ही अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी सीएमए स्टूडेंट्स के लिए। तो नो डाउट आप मान के चलो कि आपके पास कोई आलतू फालतू नोटिफिकेशन नहीं आनी, जो आनी है वो आपके काम की ही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो। अब एक वीडियो पे मेरे 1 लाख के आसपास व्यूज है, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छी लगती है वीडियो लाइक भी कीजिए, और ऑफ कोर्स केवल खुद बेनिफिट मत लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, उनको भी बेनिफिट लेने दीजिए। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट नोट है, 4 में से 3 पे आपको शॉर्ट नोट मेंशन करना होता है। और सर ये सिंपल से शॉर्ट नोट है जो इजीली आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाते हैं। पहला अगर मैं शॉर्ट नोट की बात करूं तो लिस्ट द डिफरेंस बताने आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस है। सर 5-5 नंबर की वेटेज रहेगी, अकॉर्डिंगली आपने अपना आंसर प्रेजेंट करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 14 पे आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस के ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे। सर कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल रिप्रेजेंट एफर्ट्स मेड टुवर्ड्स अचीविंग टारगेट और गोल। एक टारगेट होता है, एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए काम करते हैं, वो कॉस्ट कंट्रोल है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन रिप्रेजेंट द अचीवमेंट इन रिडक्शन इन कॉस्ट। इसमें कॉस्ट का रिडक्शन होता है, इसमें टारगेट अचीव करना होता है।
और कॉस्ट कंट्रोल में एक फिक्स होता है कि भाई ये अपने को अचीव करना है। कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, आगे से आगे प्रोसेस चलती रहती है। सेकंड, द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल इज टू सेट अप ए टारगेट, ascertain the actual performance and compare it with the target, investigate the variances and take remedial action. Simple कहूं standard costing. Cost reduction is not concerned with maintenance of performance according to standard. Actual में cost reduction में कोई standard नहीं होते, उनका मेन मोटिव होता है हमेशा कॉस्ट को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी, वो भी परमानेंट रिडक्शन करने की पॉसिबिलिटी कि सर इंप्रूवमेंट होता रहे प्रोडक्ट में, कॉस्ट भी कम होती रहे। सी, कॉस्ट कंट्रोल अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स व्हिच आर नॉट चैलेंज्ड। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ही टारगेट अचीव करने की कोशिश होती है, स्टैंडर्ड को चैलेंज नहीं किया जाता। बट कॉस्ट रिडक्शन में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, वो हर सिचुएशन को चैलेंज करते हुए आगे से आगे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो कॉस्ट रिडक्शन अज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसील्ड पोटेंशियल सेविंग्स इन स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स व्हिच आर देयरफॉर सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट चैलेंज विद ए व्यू टू इंप्रूवमेंट बाय ब्रिंगिंग आउट सेविंग। कॉस्ट रिडक्शन का ये मानना है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं उनमें और इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, तो वो हमेशा ये मान के चलते हैं इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा एग्जिस्ट रहती है। डी पॉइंट कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव होता है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो करेक्टिव होता है। प्रिवेंटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, टारगेट फिक्स होते हैं, उन्हीं तक अपनी कॉस्ट को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन एक लालच है, आगे से आगे हम हमेशा करेक्शन करने की कोशिश करते रहते हैं। कॉस्ट कंट्रोल लैक्स डायनेमिक अप्रोच नहीं होती, क्योंकि एक टारगेट है, सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव सी अप्रोच होती है, इसको अचीव करना है। जबकि कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कोई ऐसा फिक्स ही नहीं है कि 5 रुपए तक जाना है कि 4.5 तक जाना है, तो सर वो एक डायनेमिक अप्रोच मानी जाती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो ये 5 पॉइंट है जो आप मेंशन करके 5 में से 5 नंबर लेकर आ सकते हो। हाँ, इस तरीके से कभी भी आपसे डिफरेंस वगैरह पूछे जाए तो पहले एक एक लाइन में कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल का मीनिंग लिखो, उसके बाद ही डिफरेंसेस बताना शुरू करो। इसके बाद नेक्स्ट आता है 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बजट, कि प्रोडक्शन बजट को बनाते वक्त कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर किए जाते हैं। आपको केवल 2 फैक्टर यहां पे एक्सप्लेन कर दें। तो यहां पे काफी सारे आपको फैक्टर्स बताए गए हैं। पेज नंबर की अगर मैं बात करूं तो 428 आपके स्टडी मटेरियल का, जहां पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बजट दिख जाएंगे। फैक्टर्स में काफी सारे फैक्टर बताए गए हैं। अगर मैं टोटलिटी में बात करूं तो 6 फैक्टर्स आपको बताए गए हैं। इन 6 में से कोई भी 2 फैक्टर आप मेंशन कर दो, प्रोडक्शन प्लान, कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस कंसर्न, इन्वेंट्री पॉलिसी, सेल्स बजट मस्ट ऑल्सो बी कंसीडर्ड। बिल्कुल प्रोडक्शन बजट बनाने से पहले सेल्स बजट बन जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए अपने को सेल्स बजट की जरूरत होती है। प्लान ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन फॉर इफेक्टिव प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोडक्शन बजट, सीक्वेंशियली प्रोडक्शन कैसे होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन टारगेट। तो ये 6 फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन बजट से रिलेटेड, इनमें से कोई भी 2 फैक्टर आपको यहां पे मेंशन कर दें। इसके बाद नेक्स्ट आता है जस्ट इन टाइम सिस्टम और उसके बेनिफिट आपको लिखने हैं। सर जस्ट इन टाइम का मीनिंग बताना है क्या होता है और उसके बेनिफिट मेंशन करने हैं। आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 49 पे आप देख सकते हो, आपको यहां पे जस्ट इन टाइम और उसके बेनिफिट गिवन है। जस्ट इन टाइम इज ए प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी दैट स्ट्राइव टू इंप्रूव ए बिजनेस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय रिड्यूसिंग इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंड एसोसिएटेड कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को कम करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश होती है। एडवांटेजेस की बात करें, 5 एडवांटेजेस आपके पास यहां पे गिवन है। इंक्रीज द एम्फेसिस ऑन सप्लाई रिलेशनशिप, क्योंकि जस्ट इन टाइम जो है उसमें क्या होता है, हम जस्ट इन टाइम मटेरियल की डिमांड करते हैं और हमें अवेलेबल हो जाता है, तो वहां पे सप्लायर के साथ जो रिलेशन है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इंक्रीज्ड एम्फेसिस, सप्लाईज कम इन एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द प्रोडक्शन डे। डेली बेसिस पे प्रोडक्शन जैसे जैसे चलता है वैसे वैसे सप्लाईज ऑफ मटेरियल आती रहती है। वर्किंग कैपिटल की रिडक्शन कम हो जाती है क्योंकि स्टॉक में कम रखता हूं। स्टोरेज स्पेस कम हो जाता है, रेंट वगैरह बच जाता है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस, क्योंकि जब इन्वेंट्री रखूंगा ही कम तो वो ऑब्सोलिट या डैमेज कैसे हो सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो। और लास्ट है, हाउ वुड यू क्लासिफाई कॉस्ट बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड गिव एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन ईच क्लास। तो सर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो आपको आपके स्टडी मटेरियल में इजीली अवेलेबल
हो जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर के नाम से। तो ये आप लिख सकते हो, और तीनों में सिंपल सिंपल से आप एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो। ये रहा, ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा। फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। हमें सबको पता है सर, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है इन प्रोपोर्शन विद आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, इसका प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। सेमी वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल होता है। फिक्स्ड के एग्जांपल की बात करें रेंट लिख देना, वेरिएबल की बात करें मटेरियल लिख देना। सेमी वेरिएबल में आप काफी सारे एग्जांपल लिख सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी सेमी वेरिएबल में आता है, डेप्रीशिएशन भी सेमी वेरिएबल में कई बार आ जाता है, मेंटेनेंस का खर्चा भी कई बार सेमी वेरिएबल में देखने को मिलता है। टेलीफोन जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, वो पोस्टपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो भी सेमी वेरिएबल में देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। तो सर ये हमारा सेट 2 था, जो कि इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर इश्यू किया दिसंबर 2022 के लिए। अभी तक इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन अपलोड नहीं किए हैं। मुझे उम्मीद है शायद इंस्टीट्यूट इनके सॉल्यूशंस भी अपलोड करेंगे, बट मैंने अपनी तरफ से आपको सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड करवा दिए हैं ताकि आपको और ज्यादा वेट ना करना पड़े सॉल्यूशंस के लिए। लास्ट में बस यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा आपको कुछ ना कुछ इस चैनल पे बेनिफिशियल कंटेंट ही मिलने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि हम हर एग्जाम के लिए जो भी इंस्टीट्यूट एमटीपीज इश्यू करते हैं उनके सॉल्यूशंस लेकर आते हैं आपके लिए इंस्टीट्यूट से पहले। इसके अलावा जो आपके एग्जाम्स होंगे उनके सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट तो देगा 2 महीने के बाद, लेकिन हम आपको विद इन 1 वीक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देते हैं उसके। इसके अलावा हर एग्जाम से 2 महीने 2.5 महीने पहले हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एफएम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एसएफएम, एससीएम, इनके जो भी चैप्टर्स हैं रिवीजन सीरीज हम लेकर आते हैं। मैराथन्स वगैरह हम लेकर आते हैं, टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने वाला, आपको मोस्ट बेनिफिशियल कंटेंट हमारे चैनल पे मिलने वाला है। और हमारे चैनल पे आपको कंटेंट रिलेटेड ही वीडियोस मिलते हैं, कोई भी आलतू फालतू वीडियोस हम यहाँ पे नहीं डालते। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एमटीपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।